पूर्णिमा के अवसर पर जानी मानी शिक्षाविद जवाहर सूर्य शेट्टी ने आज की शिक्षा व्यवस्था और उनके नवाचार पर हमारे प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा जी के साथ विस्तार से चर्चा की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर किसी उपयुक्त व्यक्ति से जो शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित हो और लगातार काम कर रहा हो और शिक्षा को लेकर उसकी चिंता हो, ऐसे व्यक्ति से बात करना हमें लगता है कि सबसे सार्थक बातचीत हो सकती थी। हमारे बीच में जवाहर सूर्य शेट्टी साहब हैं, जो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। शिक्षा में क्या नवाचार हो, शिक्षा में किस तरह की तब्दीली हो, नई शिक्षा नीति आई है, पर उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। असर की रिपोर्ट आती है और वो कहती है कि बच्चे जो हैं, जो 5वीं पास बच्चे हैं, उनमें दूसरी तक का स्किल है। जो बच्चे पढ़ लिए हैं उसमें से बहुत सारे बच्चे केवल नौकरी करने लायक पड़े हुए हैं। तो लेकर शिक्षा को लेकर बहुत तरह के सवाल हैं और लगातार शिक्षा को लेकर बहुत सारी बातचीत होती है। तो हम चाहेंगे कि जवाहर सर से कि आप बताएं कि आप इसको किस तरह से देखते हैं। पहले तो जितने गुरु हैं सबको आज गुरु पूर्णिमा की बधाइयाँ। होता यह है कि हर गुरु पूर्णिमा में हमको शुभकामनाएं मिलती हैं, हम लेते हैं, खुश हो जाते हैं और फिर साल भर वही ढर्रे पे चलता है जिस हिसाब से सालों से चलता है। तो इस बार गुरु पूर्णिमा में चूंकि ये सब बातें हो रही हैं कि असर की रिपोर्ट आ रही है और साल दर साल हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, तो शिक्षक के तौर पे क्या हमारी जवाबदारी नहीं बनती है, ये एक विचार है जिसकी वजह से हमने इंडियन एजुकेशन रेवोल्यूशन या भारतीय शिक्षा क्रांति की शुरुआत आज से की है, जिसमें 1 लाख शिक्षक भारत भर में शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षा को किस तरह से प्रायोगिक और मजेदार बनाएं ताकि बच्चे उसको बेहतर तरीके से ग्रहण कर सके। इस पे काम करना आज से शुरू करेंगे जी। तो क्या करेंगे वो लोग, किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से चीजें होगी? एक उदाहरण के तौर पे कि जैसे जैक एंड जिल हम बच्चों को पढ़ा देते हैं जी, लेकिन उसके पीछे का क्या राज है कि हम बच्चों को वो पढ़ाते हैं, क्योंकि भारतीय परिवेश में न जैक रहता है न जिल रहता है। जी। तो हमने ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था को सीधा ले लिया और उसको अपने बच्चों पे प्रयोग कर दिया, इस वजह से ये हो रहा है। तो मेरा कहना है कि क्या भारतीयता हमारी शिक्षा में ला सकते हैं। दूसरा, इस शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से प्रायोगिक बनाए ताकि बच्चे और जो उच्च शिक्षा में लोग हैं, वो युवा, उनको और बेहतर रोजगार के लायक या प्रौद्योगिकी के लायक बनाएं। और तीसरा ये कि उस शिक्षा को रटने के अलावा किस तरह से मजेदार बनाए ताकि खेलते खेलते बच्चे सीख सके। खेल में शिक्षा की आप बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं अभी पिछले दिनों अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ मैंने काफी काम किया थिएटर को लेकर। तो मुझे लगा कि उनकी वो जो शिक्षा में काम कर रहे हैं और उन्होंने एक मॉडल स्कूल धमतरी में बनाया है, वो कुछ इस तरह की चीजें डाल रहे हैं कि बच्चे कल्चर से भी जुड़े, आर्ट से भी जुड़े, खेलें भी और उनमें एक सर्वांगीण विकास हो। वो उस मॉडल को आप किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा मॉडल है। मैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ केंद्रीय स्तर पर। मेरा विचार है कि जो सबसे निम्न स्तर है या छोटे बच्चों की जो शिक्षा है, वहां से अगर सुधार करना शुरू करें। एक उदाहरण अगर लेते हैं, हम सवाल पूछ नहीं रहे हैं कि ए के बाद बी क्यों पढ़ाया जाता है या बी के बाद सी क्यों पढ़ा जाता है। ना माँ बाप के पास इसका कोई उत्तर है, ना टीचर के पास कोई उत्तर है। और मैं डिक्शनरी पे उस दिन रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला बी के बाद ए वाले जितने शब्द हैं वो ज्यादा हैं ना कि ए के बाद बी वाले। जी। तो हम क्यों ना बी को ए से पहले पढ़ाएं। हाँ, या कौन से ऐसे शब्द हैं जिनको एक साथ पढ़ाएं। ए टू जेड पढ़ाने का कोई औचित्य है क्या शुरुआत में ही? इस तरह के बहुत सारे शोध हो रहे हैं इस रिवॉल्यूशन के अंतर्गत। हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा जवाहर साहब, एक बात बताइए कि छत्तीसगढ़ में आत्मानंद विद्यालय जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं, उसका रुझान लगातार बढ़ रहा है। अभी मैं पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भेंट मुलाकात में बस्तर के सुदूर अंचल में गया। वो जहां भी उतर रहे हैं या जहां हम देख रहे हैं कि वहां पर लोग ये मांग कर रहे हैं कि आप आत्मानंद विद्यालय खोल दीजिए, आप अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय खोल दीजिए। और सरकार लगातार उसको खोल रही है और सरकार उसको एक उपलब्धि के रूप में दे रही है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आत्मानंद एक बहुत ही बेहतरीन प्रयोग है, यानी करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे गरीब हैं या सुदूर अंचल में हैं, उन बच्चों को क्यों ना अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाया जाए, ये सोच में कोई खोट नहीं जी। इसमें सिर्फ यही है कि हम शिक्षा प्रणाली को किस तरह से अलग करते हैं, जिससे ठप हुई राज्य की शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार कैसे आएगा, ये एक सोचने वाली बात है। दूसरा है कि
प्राइवेट स्कूल जो हैं वो करीब करीब इस तरह की स्थिति में है कि वो जो फीस लेते हैं उसका कोई समझ ही नहीं है कि क्यों लेते हैं ये इतनी फीस। हाँ, उस लिहाज से कोई बच्चा जो कि उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर वो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ना चाहता है तो आत्मानंद एक अच्छा विकल्प है। तो उस लिहाज से बहुत ही अच्छा प्रयोग है और आगे बढ़ना चाहिए इसको। मैं बहुत सारे अंग्रेजी स्कूल के विज्ञापन देखता हूं तो वो बात करते हैं फैसिलिटी की, वो टीचर की गुणवत्ता की बात नहीं करते। वो कहते हैं हमारे यहाँ एसी रूम है, हमारे यहाँ मैदान है, हमारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ वो है, पर कोई ये नहीं कहता कि हमारे पास टीचर जो है वो एक्सीलेंस है, या उस तरह के टीचर की बात कोई नहीं करता। ये वजह है। इसकी वजह है अभिभावक। जी। जब अभिभावक एडमिशन के लिए आता है तो कभी भी टीचर के बारे में सवाल नहीं पूछता। वो पूछता है आपके यहाँ लिफ्ट है क्या, आपके क्लास में एसी है क्या, हर क्लासरूम में टॉयलेट है क्या। हाँ, इस तरह की बातें करते हैं और जो मार्केट की मांग होती है स्कूल उस हिसाब से विज्ञापन देता है, ये मेरी समझ है। जी, दरअसल बात ये हो रही कि कई इस तरह का भी एक भ्रम भी है लोगों को कि भाषा जो है वो रोजगार दिलाती है। देखिए, पहले जो सारे लोग संस्कृत बोलते थे, भारत में संस्कृत खत्म हुई, फिर लोग मालूम अरबी फारसी बोलने लगे, फिर लोग हिंदी बोलने लगे, फिर लगा कि जब अंग्रेज आए तो ये अंग्रेजी जो राज सत्ता थी कि उसकी भाषा बोलेंगे तो रोजगार मिलेगा, और वो धीरे धीरे एक अभिजात भाषा हुई। अब जब बड़े पैमाने पे अंग्रेजी स्कूल खोल रहे हैं और वो हुनर के साथ नहीं जुड़े हैं, तो क्या केवल कोई भाषा आपको रोजगार की गारंटी देती है क्या? नहीं, मैं इसमें एक अलग विचार रखता हूँ कि जिस भाषा में आप सोचते हैं जी वो भाषा आपको रोजगार दे सकती है या हुनर दे सकती है। जी। आपने कोई भी भाषा जबरदस्ती सीख ली, हम्म मान लीजिए मैंने फ्रेंच सीख लिया, वो मुझे रोजगार नहीं देगी। हम्म मेरे दिमाग से जुड़ी हुई भाषा ही आपको हुनर या रोजगार दे सकती है। और ये इसके जितने उदाहरण ले लीजिए आप उतने कम है। जापान में कोई अंग्रेजी नहीं जानता, जी। लेकिन बेहतरीन हुनर है उनके पास। तो ये जैसे ठीक है आप कह रहे हैं हुनर के साथ, मगर अभी हम देख रहे हैं कि कौशल विकास की बात तो हो रही है, पर उसको शिक्षा से या स्कूल से नहीं जोड़ा गया है। मतलब अभी पूरे पाठ्यक्रम में ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है कि कोई हुनर सिखाने का कोई उपक्रम उसमें हो रहा हो। नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है जी। उसमें 6वीं से शुरू करने कहा गया है कि आप समानांतर एक शिक्षा व्यवस्था जिसमें कौशल उन्नयन हो, जी और जिसमें जैसे शाला त्यागी 9वीं के आसपास लड़के हो जाते हैं और 7वीं में लड़कियां हो जाती हैं। जी। तो उस वक्त तक उनके पास ऐसे हुनर हो जिससे वो स्वरोजगार में जाएं या कुछ ऐसा कमाई कर सकें जो जिसकी हुनर उनके पास होने चाहिए। अभी रायपुर के एक स्कूल में, सरकारी स्कूल में 10वीं के एक बच्चे को 11वीं के बच्चों ने, 4 बच्चों ने मार दिया, और हिंसा जो है बड़े पैमाने पे बच्चों में हो रही है। बच्चों के हाथ में मोबाइल है, बच्चे बहुत महत्वाकांक्षी हो रहे हैं, नशे के में डूब रहे हैं। ये जो कुछ घटनाएं हो रही है आसपास, खास करके बच्चों के साथ, उसको आप किस तरह से देखते हैं? इसमें 3 भाग हैं। जी। पहला भाग है माँ बाप का रोल, कि उनके पास बच्चों के लिए समय कम होने की वजह से बच्चों का पालन पोषण जिस तरह से होना चाहिए वो पूरा स्कूल के भरोसे हो गया, यानी 8 घंटे के भरोसे, बाकी 16 घंटे भगवान भरोसे हैं। जी। दूसरा भाग है टीचर। टीचर को ये रोजगार सबसे कमजोर लगता है, यानी कहीं नहीं मिला तो मैं टीचर बन जाऊं, या मेरे समय के अनुसार इसका काम है इसलिए मैं बनूं। उनको कोई इच्छा नहीं है कि बच्चों को पढ़ाएं, इस वजह से उसमें भावनाएं नहीं आती, और भावनाएं नहीं होती तो शिक्षा नहीं होती। इस वजह से बच्चों में जो गुणवत्ता है वो शिक्षक की कमी की वजह से वो 8 घंटे थोड़ा इफेक्टेड है। और तीसरा, बच्चा खुद जिसके 8 घंटे हैं वो मोबाइल और टीवी के लत में इतना डूब गया है कि उसकी 8 घंटे की नींद पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से उसके दिमागी तौर पे वो डिस्टर्ब रहता है जब वो स्कूल में रहता है। दूसरा है कि जो गेम्स वो खेलता है, जो कि बैन हो चुकी है लेकिन फिर भी बच्चे खेलते हैं, वो उनको वायलेंस सिखाती है, एग्रेशन सिखाती है। और तीसरा है कि इस पर्टिकुलर केस में चूंकि उस लड़के ने जवाब नहीं दिया जो सवाल उन्होंने पूछा, तो उनका ईगो हर्ट हुआ, और ईगो हर्ट की वजह से उन्होंने उसको मार दिया। इस कदर हमने पश्चिमी देशों में देखा था कि बंदूक निकाल के मार देते हैं, लेकिन भारत में इस तरह की चीजें होनी नहीं चाहिए। जी। तो दोस्तों, गुरु पूर्णिमा है और कहता है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। तो हम शिक्षकों की स्थिति को लेकर, खास करके गुरु पूर्णिमा के दिन, चलते चलते जवाहर साहब से पूछेंगे कि जो शिक्षा की गुणवत्ता की हम बात कर रहे हैं, शिक्षकों की बहुत सारी ट्रेनिंग हो रही है, पर जो शिक्षकों का जो भाव, जिस दोहे की बात मैंने की, वो भाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं?
उसको फिर वही 3 भागों में अगर बांट दें जी तो माता पिता पहले कहते थे कि आप शिक्षक के सुपुर्द हो, उसने मारा पीटा जो भी किया आपको सिखाया, हाँ, तो वो सबसे बेहतर शिक्षक है। जी वो रिस्पेक्ट घर से निकल के शिक्षक तक पहुंचता था और बच्चा इसलिए आदी होता था शिक्षक की बात को सवाल नहीं खड़े करने का। आज घर में माँ बाप कहते हैं अरे उसको क्या पता है, हाँ, तो इस तरह के भाव बच्चों में आते घर से हैं। दूसरा है बच्चा खुद, चूंकि वो इस जनरेशन से जिसमें टेक्नोलॉजी इतना आगे है कि कई चीजें वो जानता है जो शिक्षक नहीं जानता है, और शिक्षक चूंकि उस जनरेशन से जब टेक्नोलॉजी इतना हावी नहीं था तो कई चीजें वो नहीं जानता है, और कोविड है तो उन्होंने कुछ चीजें सीख ली जैसे जूम कैसे चलाना, गूगल मीट, अदरवाइज वो भी वो कंफर्टेबल नहीं थे। तो इस टेक्नोलॉजी की वजह से बच्चे को लगता है कि मुझे सब कुछ हाथ में है, टीचर से क्या पूछूं, इस वजह से थोड़ा रिस्पेक्ट कम हुआ है। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो कोरोना के काल में जो ऑनलाइन एजुकेशन हुआ और 2 साल बिना शिक्षक के बच्चों ने टेक्नोलॉजी के जरिए पढ़ना लिखना सीखा, इसने भी कोई रोल प्ले किया हो? मुझे लगता इसलिए नहीं है क्योंकि माँ बाप के साथ थे उस वक्त, यानी बाहर नहीं थे, घरों में बंद थे, तो इस वजह से इसका असर होना नहीं चाहिए। हाँ, ये है कि उनके आंखों पे जो असर हुआ या मानसिक स्थिति पे असर हुआ, क्योंकि दोस्त यार साथ में नहीं थे, कंधे पे किसके हाथ डालें, इस तरह की मानसिक स्थितियां थी, इस वजह से कुछ असर जरूर होगा, लेकिन टीचरों की स्थिति में जो बदलाव है वो इसकी वजह से नहीं होगा। तो दोस्तों, ये हमने आज गुरु पूर्णिमा पे डॉक्टर जवाहर सूर्य सेठी से बातचीत की। मुझे लगता है कि हम आपको ये बातचीत, हमारी बातचीत जो है वो सार्थक लगी होगी। आप अपने विचार हमारे चैनल पर, हमारे YouTube चैनल पर, हमारे पोर्टल पर आप दे सकते हैं। हम चाहते हैं कि जो कुछ हो रहा है उससे बेहतर कैसे हो, और जो लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं हम उनसे आपकी मुलाकात यूं ही कराते रहें। नमस्कार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज। दीजिए इजाजत।